Okay. Our today's topic is properties of action potential. एक्शन पोटेंशियल की फिजियोलॉजी क्लियर होगी. आज की अगर आपने ये टर्म्स मैंने आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हैं, तो अगर आप देखो इसमें तो कुछ चीज़ें फेमिलियर हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं. जो फेमिलियर है ऑफ कोर्स इट विल टेक लेसर टाइम फॉर मी कि मैं उसको दोबारा से उसको डिस्कस करूं. हाँ, जो दूसरी हैं कुछ नई बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज ऑल और नन प्रिंसिपल. मैं इसको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये बताते हुए आसानी हो कि आपने इसको बताना कैसे. बिफोर जंपिंग इनटू दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल एक बात समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है. ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने जो आखिर में वर्ड दो ऐड किए हैं, क्या ऐड किए? ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन. हम इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं? एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन या इन अ सिंगल न्यूरॉन एट अ सिंगल स्पैन ऑफ टाइम, इसकी बात कर रहे हैं. ये बात अभी याद रखना, भी दोबारा काम आएगी. ओके. सो ऑल और नन प्रिंसिपल स्टेट्स व्हाट. इसमें जब ऑल और नन प्रिंसिपल बताना है ना, ये वर्ड नहीं भूलना. थर्ड नंबर पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? थ्रेशहोल्ड. ये वर्ड नहीं भूलना प्लीज. ऑल और नन बताते हुए ये वर्ड नहीं भूलना. थ्रेशहोल्ड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी हमने? फॉर न्यूरॉन -55. और मैंने आपको रूल क्या बताया था कि किसी भी सेल के लिए जिसमें एक्शन पोटेंशियल होता है, अगर आपने उसमें थ्रेशहोल्ड मेजर करना है तो तरीका क्या है? उसमें -15 टू -20 प्लस कर दें. अगर -70 है द थ्रेशहोल्ड विल बिकम -55 टू -50. अगर ये -90 है तो थ्रेशहोल्ड विल बिकम -75 टू -70 एंड सो ऑन. जितना मर्जी आप रेस्टिंग करते जाओगे, -15 20 प्लस करते जाओगे. ऑल और नन प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ the strength of the stimulus is more than the threshold. यहीं पर रुक जाता हूं. दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहां. ऑल और नन में बात कहां से शुरू हुई? स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से. और कहां पे भी जा रही है बात? थ्रेशहोल्ड. इफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज अबव थ्रेशहोल्ड, then the action potential will be generated, no doubt about it. Fully complete action potential. आधा नहीं, 1/3 नहीं, half नहीं, under strength नहीं, complete strength, full strength action potential will be generated. And if the strength of stimulus is below this threshold value, there will be no action potential at all. All क्यों आया? All का word क्यों आया? The action potential with full strength. All का मतलब ये. और नन का मतलब क्यों आया? नो एक्शन पोटेंशियल एट ऑल. और वो कट ऑफ वैल्यू क्या है जिसको टच करना जरूरी है? थ्रेशहोल्ड. थ्रेशहोल्ड टच होगा तो उससे ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक. मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दी थी कि थ्रेशहोल्ड के नीचे जब कर्व कैसे आ रही होती है? इंक्लाइंड आ रही होती है. फ्यू सोडियम चैनल्स आर ओपनिंग, वोल्टेज गेटेड. लेकिन थ्रेशहोल्ड पे आके मैंने आपको वो हॉर्सेस के रेसेस वाली एग्जांपल दी थी. साइमल्टेनियसली ऑल द गेट्स आर ओपन. All the gates are open. इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते सोडियम चैनल. इससे ज्यादा क्लोजिंग बर्दाश्त नहीं कर सकते. जब थ्रेशहोल्ड से ऊपर जोर जाता है तो उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है. इसको ऐसे याद रखें. वो इससे ज्यादा इसको लेकर नहीं चल सकते. वो सारे ओपन हो जाते हैं क्योंकि प्रेशर पड़ रहा होता है उन पे. स्टिमुलस का मतलब बेटे ये है कि जो सोडियम के गेट्स आपको याद होगा किस पोजीशन में थे? एक्टिवेशन गेट्स आर क्लोज्ड, इनएक्टिवेशन गेट आर ओपन. रेस्टिंग में. याद आ गया ना? तो अब वो एक्टिवेशन में प्रेशर आ रहा है. स्टिमुलस का मतलब ये है. तो वो प्रेशर बर्दाश्त करना है, वही तो थ्रेशहोल्ड है. उनकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी और वहां पे जाके एक्टिवेशन गेट सारे के सारे ओपन हो जाएंगे और इन एक्टिवेशन गेट क्लोज होने शुरू हो जाते हैं जो कि ऊपर पीक पे जाके होते. चलो एनीवेज, तो ऑल और नन प्रिंसिपल क्लियर है? क्या ये एक्सप्लेन कर सकोगे? ये वाइवे का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं. स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस से शुरू होना है, थ्रेशहोल्ड की बात जरूर करनी है. और ऑल में ना एक्चुअली ऑल कुछ नहीं है. ऑल से ऐसे लगता है सारी एक्शन पोटेंशियल नहीं है, एक ही बात हो रही है. तो ऑल का मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि ऑल का मतलब क्या है? टोटल स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल. ये ऑल का मतलब है. ये बताते हुए भूल नहीं जाना. ओके, कमिंग टू दिस सेकंड पॉइंट. इसके बारे में मैंने आपको बताया जरूर था. I think I didn't need to revise the stages now. You people know that. Resting, depolarization, repolarization, hyperpolarization. उस दिन मैंने आपको ये बोला था कि जब यहां से स्टिमुलस अप्लाई हो जाता है, यहां से लेके टिल हियर, जब दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एस्टेब्लिश होता है,
ये सारे का सारा एरिया ऐसा है कि इसके दौरान अगर कोई और स्टिमुलस आ जाए तो न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्स एक्सिस पे क्या था? टाइम, और यहां वोल्टेज था। सो द टाइम ड्यूरिंग विच नो न्यू एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। पीरियड का वर्ड आ गया, मतलब टाइम। आप लोगों को मैं बता चुका हूं, लेकिन आज मैं दोबारा से आपको इसमें वर्ड के साथ बता दी। सो द टाइम पीरियड इन विच नो न्यू एक्शन पोटेंशियल कैन बी जनरेटेड, इस तरह बोल लो, या इसको ऐसे कह लो, अ न्यू एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड, हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज द स्टिमुलस इज डज नॉट मैटर। बात समझ आ गई? इस पीरियड को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव पीरियड। अब इससे अगली बात, जो इसकी दो टाइप्स हैं, इस रिफ्रैक्टिव पीरियड की दो टाइप्स होती हैं। एक कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। अच्छा, ये मैं दो वर्ड्स आपको ना मेडिसिन में बहुत मिलेंगे। जो लोग आप में से फ्यूचर मेडिसिन का कंटिन्यू करोगे ना आगे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल जनरल स्पेशलिस्ट, तो उसमें ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेंगे, एब्सोल्यूट। एक ना फाइनल ईयर मेडिसिन में क्वेश्चन होता है, कोई ड्रग दी जा रही है किसी पेशेंट को, थर्ड ईयर फार्माकोलॉजी में भी आता है, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट आर द एब्सोल्यूट इंडिकेशंस ऑफ गिविंग दिस ड्रग टू दिस पेशेंट, और एक क्वेश्चन होता है व्हाट आर द रिलेटिव इंडिकेशंस ऑफ गिविंग दिस ड्रग टू दिस पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसलिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव का वर्ड क्लियर होना बहुत जरूरी है। एब्सोल्यूट का तो इंग्लिश में मतलब ये होता है कम व्हाट मे, जो मर्जी कर लो। एब्सोल्यूट का वर्ड लग गया। अगर एब्सोल्यूट यस है तो यस है, अगर नो है तो नो है। तो अब मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या समझ आ रही है? एग्जैक्टली जितना मर्जी स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग करते जाओ, एक स्टिमुलस की स्ट्रेंथ थी ये वाली जो रिक्वायर्ड थी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई, जाते जाते कहां तक? थ्रेशोल्ड तक पहुंची और एकदम पीक आ गई। तो इसका मतलब है कि स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ रही। अब बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ये कहता है कि भैया जितना मर्जी जोर लगा लो, कम व्हाट में a new action potential can never be generated. This is what is meant by absolute refractory period. Am I clear with that? बात समझ आ गई? वही एक्चुअली रिफ्रैक्टिव पीरियड की जो डेफिनेशन है वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की है। जो एक्चुअली डाउट क्रिएट करता है ना वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आपके ख्याल में क्या हुआ? आप बात करते हुए अक्सर कहते नहीं हो यार रिलेटिवली ये काम किया जा सकता है, इन रिलेशन टू समथिंग ये काम किया जा सकता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ये कहता है कि जितना स्टिमुलस शुरू में था उतना ही दोगे तो नहीं जनरेट होगा, लेकिन अगर उससे बढ़ा के थोड़ा सा दे दोगे तो उसके दौरान नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है। यस, अब बात समझ आई? आप मुझसे क्वेश्चन करो, सर अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, जो मेरे जहन में सवाल है ना फर्स्ट टाइम पढ़ के, मेरे जहन में है कि अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जा सकता है तो इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते ही क्यों है? ये कॉमन क्वेश्चन आता है कि यार रिफ्रैक्टिव पीरियड तो बनता ही नहीं ना, आपने तो कहा सर रिफ्रैक्टिव पीरियड वो है कि जितना मर्जी स्टिमुलस की स्ट्रेंथ दे दो, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड में इसलिए लेकर आते हैं कि वो स्टिमुलस नहीं चलेगा जिसने ओरिजिनली एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो स्ट्रेंथ का स्टिमुलस कभी दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकेगा जिसने इनिशियली किया, तो इसलिए इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड में डाल रहे हैं। तो रिलेटिव का वर्ड साथ क्यों ऐड कर रहे हैं? हाँ यार इससे बढ़ा दो, थोड़ा सा इससे इंक्रीज कर दो तो शायद हम, इसकी मैं फिजियोलॉजी भी समझाऊंगा, ये सिर्फ इतना नहीं याद रखना, इसके आगे लॉजिक भी है कि आपसे अगला कोई पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्यों एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, तो आपको वो चैनल्स की बात करनी और रिलेटिव में भी चैनल्स की। अच्छा अभी मैं हाईलाइट करता हूं, अब मैं हाईलाइट करने लगा हूं कि यहां से लेके कहां तक एब्सोल्यूट है और उसके बाद कहां से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड शुरू होता है। जरा इधर देखो, मेरी तरफ देखो, एब्सोल्यूट कहां से शुरू हो रहा है? जहां से स्टिमुलस सप्लाई हुआ टिल ये कौन सी कर्व है नीचे जाते हुए? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, तो रीपोलराइजेशन को तकरीबन हाफ में टच कर रही है, हाफ से थोड़ा सा ऊपर ही करती है। कुछ बुक्स लिखती हैं इसको
1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन, फर्स्ट 1/3 जहां कंप्लीट हो जाता है वहां तक एब्सोल्यूट होता है। कुछ लिखती हैं कि नहीं 2/3 तक, कुछ हाफ तक, तो मैंने इसको इसलिए हाफ तक कर दिया आपको समझाने के लिए। मतलब ये समझो, चलो मैं इसको ना इंक्लाइंड बनाता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ आए। ऐसे करें। अब इस लाइन को जरा, अब आपको ज्यादा अच्छा क्लियर, पहले वो लाइन ओवरलैप ज्यादा कर रही थी ना, अब जरा क्लियर हो गया हमें। इसको मैंने इंक्लाइंड कर दिया आपको समझाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा डीपोलराइजेशन का फेज, मुझे ना फॉलो करना आपने, पूरा डीपोलराइजेशन का फेज, ओवरशूट का फेज, और इवन फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 1/3 ऑफ रीपोलराइजेशन आल्सो, इट कम्स अंडर व्हिच पीरियड? एब्सोल्यूट। इसका मतलब है जितना मर्जी स्टिमुलस इंक्रीज करते जाएं, स्टिमुलस स्ट्रेंथ है ना y एक्सिस, जितना मर्जी इंक्रीज करते जाएं, जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, इसके दौरान कोई नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। अब इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। जब यहां पे स्टिमुलस आया था, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ सोडियम चैनल्स? स्टिमुलस आने से पहले रेस्टिंग में क्या था? एक्टिवेशन गेट पर क्लोज, इनएक्टिवेशन पर। इस फेज के अंदर क्या पोजीशन है? डीपोलराइजेशन में क्या पोजीशन है? ये क्लोज होना शुरू हो गया लेकिन हुआ नहीं है, और ये क्या हो गया? सिर्फ सोडियम की बात कर रहा हूं। पीक पे पहुंच के क्या हो गया? क्लोज हो गया। अगेन ये क्लोज होना शुरू हो गया था, जब क्लोज कंप्लीट नहीं हुआ है, जब पीक आई। इसका मतलब है मजीद सोडियम अंदर नहीं आ रहा। इस सिचुएशन में या इससे पहले तक भी जितना मर्जी एक्शन पोटेंशियल आ जाए, मजीद सोडियम अंदर कैसे लेकर आएगा? नहीं लेकर आ सकता। अगर मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं, अगर मैं 2 माइक्रोस्कोप आपको दिए, एक के अंदर चैनल है, दूसरे के अंदर भी चैनल फिक्स है, और मैंने उसमें एक स्टेज ऑल्टर कर दी है, और मैं आपको कह रहा हूं यार मुझे जरा देख के बताओ इनमें से किस वाले में एक्शन पोटेंशियल, एक में रेस्टिंग है, एक में एक्शन पोटेंशियल है। आप कहोगे सर जिसमें, आप देखोगे आप कहोगे सर ये इस वाली में है, फॉर एग्जांपल बी में, कि मैं पूछूंगा क्यों, आप कहोगे सर क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम चैनल है उनके एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट दोनों क्या है? ओपन। तो आप आराम से बता सकते हो सर इसके दौरान एक्शन पोटेंशियल आया। लेकिन अगर कोई एक क्लोज है, आइदर द एक्टिवेशन और द इनएक्टिवेशन, इसका मतलब है अब डीपोलराइजेशन तो नहीं हो रही। अगर एक्टिवेशन क्लोज है तो इसका मतलब है रेस्टिंग, अगर इनएक्टिवेशन क्लोज है तो इसका मतलब है कि डीपोलराइजेशन खत्म हो गई है। दोनों केसेस के अंदर ये दोबारा नहीं खुलने लगे। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि ये एब्सोल्यूट सोडियम की वजह से, सोडियम की वजह से क्या है? एब्सोल्यूट। आपको जब कोई लॉजिक पूछे यार ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की क्या साइंस है, इसके पीछे फिजियोलॉजी क्या है, आप कहोगे सर इट इज बेसिकली द गेट्स ऑफ सोडियम चैनल्स। बात समझ आ गई? और उसमें आप क्या बताओगे गेट्स ऑफ द सोडियम चैनल में? कि सर व्हेन द गेट्स ऑफ सोडियम चैनल आर ओपन, इट मींस सोडियम इज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो मजीद स्टिमुलस कर क्या लेगा आके? उसने, अच्छा इनिशियल स्टिमुलस ने क्या किया था? सोडियम के एक्टिवेशन गेट खोल लिए थे। तो और स्टिमुलस ने आके भी क्या करना है? एक्टिवेशन गेट जो कि ऑलरेडी खुले पड़े, तो और तो नहीं खुलने वाले। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितना मर्जी एब्सोल्यूट में आप स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, मजीद एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट में किसकी बात करनी है? द गेट्स ऑफ सोडियम चैनल्स। इससे ज्यादा सिंपल करके मैं आपको बात नहीं समझा सकता। पूरी बात आपको बता रहा हूं कि आपने वाइवे में भी कैसे बोलना है, आपको यहां तक मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको ऑल और नन में बताया कि ऑल और नन में सुनने में बहुत आसान लगता है, बोलते हुए कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्किप हो जाए तो अगला समझता है इसको नहीं आता है। इसी तरह रिफ्रैक्टिव पीरियड की डेफिनेशन बोलने में बहुत आसान है, फिजियोलॉजी करने में बस इसको इस तरह से याद कर लो। तो व्हाट डू यू थिंक एब्सोल्यूट को रिलेटिव क्या चीज बना रही? इसका मतलब यहां पे किसकी इन्वॉल्वमेंट आ गई है? पोटेशियम चैनल्स की। और पोटेशियम चैनल एक काम कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या काम कर रहे हैं? वो इसको जो पीक में चला गया था, इतना पॉजिटिव हो गया तो उसको वापस किसकी तरफ लेकर आ रहे हैं? रेस्टिंग की तरफ। ये कर रहे हैं ना इसके अंदर। तो फर्स्ट हाफ तक तो स्टिल अभी अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा है, बाहर नेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जब पोटेशियम निकल के बाहर जा रहे हैं तो अब नेगेटिविटी अंदर क्या होनी शुरू हो गई है? ज्यादा होनी शुरू हो गई। नीचे की तरफ नेगेटिव है ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। अब एरो बना लेते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रही, ये देखो ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे लेकर आ रहे हैं।
तो इसका मतलब ये नेगेटिविटी की तरफ लेकर आ रहा है। जितना रेस्टिंग की तरफ जाता जाएगा उतना नए स्टिमुलस के आने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, उतने चांसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अच्छा अब आगे देखो गौर से, एक्चुअली जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड अपनी पीक पे आता है ना, जहां पे ज्यादा आसान हो जाता है करना, वो ये पीरियड है। इस पीरियड को क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन। ये समझना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं। रेस्टिंग कितने बोलना, वैल्यू लिख लो -70। ये पोटेशियम इसको नीचे जाते जाते -85 तक ले जाते हैं। कहां तक ले जाते हैं, -85 तक ले जाते हैं। इसका मतलब है, अभी इधर गौर से सुनो मेरी बात, इसका मतलब है जब इनिशियल स्टिमुलस आया था तो उसने -70 को प्लस में कन्वर्ट किया था, राइट। अब अगर यहां पे कोई स्टिमुलस आएगा, अब उसे -70 को नहीं कन्वर्ट करना, किसको करना है, -85 को लेके जाना है। थ्रेशोल्ड किधर पड़ा हुआ है, -55 तक। तो ऑटोमेटिक सी बात है, अगर -85 से -55 तक लेके जाना है तो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो लेके जाया जा सकता है, चांसेस हैं। लॉजिक समझो, वैल्यू से समझा रहा हूं ताकि आपको पता लगे ये रिलेटिव क्यों बन रहा है। बात समझ आई आपको मेरी, कि यहां पे -80। और फिर एक और बात, यहां पे एक और कौन है जिसने काम शुरू कर दिया है, सोडियम पोटेशियम ATPase पर। मैंने आपको बताया था ये दो काम, एक तो ये कर रहा है 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम इन, और उसके होने से एक और काम क्या कर रहा है, ये सोडियम और पोटेशियम चैनल को उनकी इनिशियल शेप में वापस लेके जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर स्टिमुलस अगर अच्छी स्ट्रेंथ वाला यहां पे देंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो सोडियम पोटेशियम ATPase भी काम कर रहा है, तो वो दोनों मिलके एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। अब इधर जरा गौर से देखना है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, बुक में आपको बनी हुई नहीं मिलेगी, इसको बोर्ड पे देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर यहां पे फिर देखो, अगर यहां पे नया स्टिमुलस आ गया तो इस जगह पे, अब ये नहीं बनेगा ग्राफ आपका। अब यहां से आगे क्या होगा, फॉरन डीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। इसी तरह नीचे आ गया, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कहीं पे रिलेटिव की किसी भी एरिया में आ गया, तो वहां से ग्राफ पूरा नहीं रेस्टिंग में जाने वाला, वहां से फॉरन क्या हो जाएगा, फॉरन एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब आपको बात समझ आई, रिफ्रैक्टिव पीरियड का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के अंदर आपने इसको बताना कैसे है, इसको लिखना कैसे है। ये 2 मार्क्स का इंडिविजुअल SCQ भी है। और प्लीज यार, मैं आपको एक मेरी इल्तजा है आप लोगों से कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव पीरियड है, ये ग्राफ जरूर ड्रॉ कर देना। आप लोग बहुत अच्छा लिखते हो, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, डेफिनेशन सब कुछ ड्रॉ भी कर दो। इस तरह बता दो भाई एब्सोल्यूट रिलेटिव कहां पे मौजूद है। वाइवे के अंदर ना ये बात पल्ले बांध लो अपने, कभी इस बात से तसल्ली मत ले लेना, सेटिस्फाई मत हो जाना कि एग्जामिनर को तो पता ही है, मैंने तो बस थोड़ा सा बताना है। ये सबसे बड़ा डॉज है स्टूडेंट के लिए। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको बेटे अपना सारा कुछ एक्सप्लेन करना होता है। आपने ये समझना होता है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता, जो मैंने बताना है उसी पे मार्क्स मिलने हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ी सी बात बोल के चुप हो जाते हैं। वो ये अंदर एज्यूम कर रहे होते हैं शायद कि यार इतना तो सर को पता ही है। सर को अगर पता है कि बात है तो आपसे पूछे क्यों, वो पूछिए आपसे इसीलिए जानने के लिए कि आपको कितना पता है। तो बेटे उसमें अपने आप को ना एक्सप्लेन किया करो। ये बहुत अच्छे इंटरव्यूज में अक्सर लोग मार खा जाते हैं, जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं तो वो बस थोड़ी सी बात करके चुप हो जाते हैं। हालांकि वो आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई आप उनको कन्विंस करो। बिल्कुल इसी तरह वाइवे में आप पूरा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं देते हो। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने का मतलब क्या है, मेरे जहन में ये टॉपिक ऐसे है और मैं ये चाह रहा हूं कि जब आप लोग बताओ तो अगर ठीक है, अगर आप लोग कोई और बेहतर पिक्चर दे सकते हो वो दे देना, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट सारी पिक्चर देना, आधी पिक्चर ना देना। इसलिए कह रहा हूं ये ग्राफ जरूर ड्रॉ कर देना जब एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आए। ओके, इसके बारे में तो पता ही है यार, ये तो बता दो। थ्रेशोल्ड इज व्हाट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज which is required to generate an action potential. Minimum value of voltage which is required to generate, इसको टच करना मस्ट है। इसके नीचे, अच्छा अगर थ्रेशोल्ड से नीचे रह गया स्टिमुलस की स्ट्रेंथ, उसको क्या कहते हैं, ये देखो, उसको ये कहते हैं, उसको कहते हैं सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या कहते हैं, सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। यहां पे मैं एक टर्म लिख रहा हूं साथ, या चलो नहीं, एक और तरीके से समझाता हूं, अभी अभी ज़हन में आया। इधर देखो, मेरी तरफ देखना जरा। 2 न्यूरॉन्स हैं, एक में स्टिमुलस आया,
थ्रेशहोल्ड तक नहीं गया, क्या एक्शन पोटेंशियल आएगा? नहीं है। एक और बी न्यूरॉन है, उसमें स्टिमुलस था ही नहीं, क्या उसमें एक्शन पोटेंशियल आएगा? नहीं। क्या दोनों न्यूरॉन्स में कोई फर्क है? फर्क तो ठीक है, एक में स्टिमुलस है एक में नहीं, वो फर्क नहीं। एक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क है? दोनों में कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं। एक थ्रेशहोल्ड से नीचे रह गया, एक में स्टिमुलस था ही नहीं, जिसका मतलब है देखने में दोनों में कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन एक फर्क रहता है, ये गौर से सुननी, जिसमें स्टिमुलस आके रहा थ्रेशहोल्ड के नीचे और जिसमें आया ही नहीं, दोनों में एक फर्क है। जिसमें थ्रेशहोल्ड से नीचे सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, मैं इसको ऐसे बोल देता हूं, इफ अ स्टिमुलस जनरेट्स सब थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल, then such a neuron is called as facilitated neuron. क्या कहते हैं ऐसे न्यूरॉन को? फैसिलिटेटेड न्यूरॉन। क्या मैं ये कह सकता हूँ? ये एमसीक्यू, वैसे तो सेकंड ईयर नर्वस सिस्टम का एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ पे ये लिंक बन रहा है तो मैंने इसलिए बात की है इसकी। फैसिलिटेटेड न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल होता है, यस और नो? नो, नहीं होता। जो रेस्टिंग होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर स्टिमुलस ना आए, क्या एक्शन पोटेंशियल होता है? नो। बच्चे ही कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कहते हैं रेस्टिंग में तो नहीं है, वो तो समझ आ रही है कि स्टिमुलस नहीं है, नहीं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड इज इंग्लिश फैसिलिटेशन, इज मीन टू हेल्प। सो दिस न्यूरॉन इज ऑलरेडी हेल्प्ड बाय अ प्रीवियस स्टिमुलस, जिसने -70 से तो ऊपर ले गया, -60, -57, -58, -55 से नीचे, -70 से ऊपर, दरमियान में है कहीं। व्हाट इफ अगर नया स्टिमुलस आ जाए तो जल्दी किसमें जनरेट होगा? फैसिलिटेटेड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड। अब बात समझ रहे हो इसको क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड। अच्छा, इसके ऑपोजिट में टर्म बोलता हूं, आपने मुझे उसका बताना है, इनहिबिटेड न्यूरॉन। उसका रेस्टिंग से क्या फर्क होगा? ज्यादा नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो बहुत ज्यादा नेगेटिव गया हुआ है ड्यू टू सम रीजंस, अभी उसकी तरफ नहीं जा रहे, तो ऐसे न्यूरॉन को इनहिबिटेड न्यूरॉन कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि इनहिबिटेड न्यूरॉन को थ्रेशहोल्ड पे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलस की स्ट्रेंथ चाहिए। इनहिबिटेड 0 से मतलब वो -70 से भी के नीचे माइनस में, वो -85, -90, इसीलिए आप समझ रहे हो कि अगर एक न्यूरॉन इनहिबिटेड है तो वो नॉर्मल पे नहीं है, वो नॉर्मल से भी नीचे गया हुआ है। तो फैसिलिटेटेड और इनहिबिटेड न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट समझ आया? एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी तरफ देखो, चाहे फैसिलिटेटेड हो, चाहे रेस्टिंग पे हो, चाहे इनहिबिटेड हो, तीनों केस में एक्शन पोटेंशियल नहीं है। वी शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। तीनों केसेस में एक्शन पोटेंशियल नहीं है। हाँ, लेकिन किस केस में बहुत जल्दी आ सकता है? फैसिलिटेटेड के। आ रेस्टिंग में भी सकता है, आ इनहिबिटेड में भी सकता है, लेकिन जिस केस में जरा बहुत आराम से और जल्दी आ जाएगा वो फैसिलिटेटेड न्यूरॉन होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे ब्रेन में, स्पेशली फोर ब्रेन में, जहां पे आपकी इंटेलिजेंस लाइक करती है, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रिसीजन, मैपिंग, एवरीथिंग, ऑल द ह्यूमन बीइंग अशरफुल मखलूकात जिस वजह से है, योर फोर ब्रेन, हमारे फोर ब्रेन के मोस्टली न्यूरॉन फैसिलिटेटेड रहते हैं, मोस्टली न्यूरॉन फैसिलिटेटेड स्टेज में रहते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि हल्का सा भी स्टिमुलस आ जाता है और वो फौरन उस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, इतना जोर नहीं लगता है। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे फैसिलिटेशन नहीं है, यहाँ पे इनहिबिशन भी है, बिल्कुल ऐसी जगह स्पाइनल कॉर्ड के कुछ न्यूरॉन है जो इनहिबिटेड रहते हैं, उनको उठाने के लिए तो बहुत ज्यादा जनरेशन चाहिए, तब जाके शायद उठते हैं। बात समझ आ रही? ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। मैंने आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात ये समझाई है कि जिसमें सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है वो न्यूरॉन फर्क होता है उससे जो रेस्टिंग पे होता है। हाँ, एक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं, वो दोनों में ही नहीं, लेकिन फैसिलिटेशन के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। हाँ जी, अब आता है आगे द पेट फाइबर क्वेश्चन, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। मैंने अभी आपको लेक्चर के शुरू में क्या बोला, ये किसकी प्रॉपर्टी, एक्शन पोटेंशियल ऑफ सिंगल। कंपाउंड के वर्ड से क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स, अब एक न्यूरॉन की बात। अब जरा मेरी तरफ देखना है, आपने गौर से देखना है। क्रेनियल नर्व्स के नाम आते हैं, सुनना शुरू करें एक साइड से, किस साइड से, जहां नजरें ज्यादा झुकी हुई हैं। कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के? 12 पेयर्स, 12 ऑन राइट, 12 ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स क्यों कहते हैं? क्रेनियम से ओरिजिन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन्हीं तीनों पार्ट से हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं। वो एक नर्व है, क्रेनियल नर्व। आपको पता है कि वो प्योर मोटर भी है, प्योर सेंसरी भी है और मिक्स्ड भी है।
मिक्स का मतलब है उसमें सेंसरी पार्ट भी है जो कि जा रहा है ऊपर की तरफ और मोटर पार्ट भी है जो वापस आ रहा है। कुछ सिर्फ प्योर मोटर है जो सिर्फ उनका कोई स्टिमुलेशन नहीं है, बस मोटर है, और कुछ सिर्फ सेंसरी कि जो इनकी, और वो उनका ना काम भी ऐसे है, सुनने में अजीब लगता है कि यार सेंसरी मोटर तो समझ आता है, प्योर सेंसरी का क्या तुक हुआ कि सिर्फ बात जानी है वापस चाहिए नहीं। हाँ वो काम ही ऐसे है। ऑल्फैक्शन है, आपने सिर्फ फील करना है बस। आपका जो ऑप्टिक है प्योर सेंसरी नर्व है, सिर्फ देखना ही है। हाँ बाकी जो ब्रेन ने प्रोसेस करना है वो अलग बात। तो मैं आपको क्रेनियल नर्व की सेंस में समझा रहा हूँ, जो प्योर सेंसरी है, प्योर मोटर रही होती है। खैर वो जो भी हैं, क्या एक न्यूरॉन है पूरी नर्व के अंदर? ऐसा नहीं, इट मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ सम न्यूरॉन्स। और ये तो मैं सिर्फ क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा हूं। अगर आप ब्रेन के अंदर चले जाएं, आप ब्रेन का कोई एक पार्ट पकड़ लें, 4 ब्रेन ले लें, 4 ब्रेन के अंदर 4-5 डिफरेंट पार्ट हैं। आप सेरिब्रल हेमिस्फीयर उठा लें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर देयर मस्ट बी मल्टीपल मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वर्किंग, देयर मस्ट बी कलेक्शन ऑफ मेनी न्यूरॉन्स। और ये जो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल है ना, इसमें आप बोलते हो द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व ट्रंक। यहां से आप बात शुरू करते हैं, नॉट एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। आप क्या कहते हो? एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ कंप्लीट नर्व ट्रंक। तो मुझे एक बात समझाओ, इधर देखो मेरी तरफ। एक कंप्लीट नर्व ट्रंक के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? ऑफ कोर्स इट इज अ कलेक्शन और एडिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ मेनी ऑफ द न्यूरॉन्स टुगेदर। दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। और मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये आपने याद रखनी। कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली ऑल और नन नहीं फॉलो करता, क्योंकि कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल में थ्रेशोल्ड का तो चक्कर ही कोई नहीं। ऑल और नन का तो कॉन्सेप्ट कहां आ रहा है? थ्रेशोल्ड के साथ। इसमें तो थ्रेशोल्ड की बात ही कोई नहीं, ये तो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है। कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें ऑल और नन की बात नहीं है। इसमें वो वाली बात है कि न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल आता जाएगा, नर्व स्टिमुलेट होती जाएगी। मोर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन, मोर आर द चांसेस कि नर्व क्या होती जाएगी? स्टिमुलेट होती जाएगी। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल फिट्स इन। तो मुझे बताओ कि कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बताते हुए सबसे पहली बात क्या करनी है? नर्व ट्रंक। इट्स अ कंबाइंड एक्शन पोटेंशियल ऑफ मेनी ऑफ न्यूरॉन्स इन अ सिंगल नर्व ट्रंक। और वो जो एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ्स आप बना रहे हो, इसका मतलब है पता नहीं कितने बनाने पड़ेंगे, फिर इकट्ठे मिलके वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल बनाएंगे। अब आपको बात समझ आ गई? अब जो बताते हुए जो चीज स्किप हो सकती है ना, इसका आंसर देते हुए वाइवे में, वो ये नर्व ट्रंक का वर्ड स्किप हो सकता है। ये नहीं करना, बस इसको स्किप नहीं होने देना। और ये बता देना कि सर एक्शन पोटेंशियल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, दोज आर रिलेटेड टू सिंगल न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। बट इन कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल 100 की तो मैंने एग्जांपल दी है बेटे, इतने इससे बहुत ज्यादा होते हैं, ये मिलियंस में होते हैं। तब जाके एक नर्व पूरी की पूरी जनरेट होकर अपना काम करती है। किसने इस डिजीज का नाम सुना? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इट्स नॉट मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्लीज, इट्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एक डीमाइलिनेशन, डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। डीमाइलिनेटिंग के वर्ड से क्या समझ आ रहा है? ऑफ कोर्स माइलिन शीट डैमेज हो जाएगी, वो पेरिफेरल की भी डैमेज हो जाएगी, सेंट्रल की भी डैमेज हो जाएगी, और उस डैमेज और माइलिन शीट की वजह से न्यूरॉन एक्सपोज हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होती है, एकदम नहीं अपेयर हो जाती कि सुबह ठीक है शाम को एमएस हो गया, ऐसे नहीं होता। मल्टीपल स्क्लेरोसिस डेवलप होने में टाइम लगता है। जैसे जैसे डीमाइलिनेशन होती चली जाती है, ऑटो इम्यून है, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी अपने खिलाफ काम शुरू कर दी है। खैर ये डिजीज पढ़ाना भी मकसद नहीं है। द थिंग इज, कोई ऐसी डिजीज जो माइलिनेशन को या इनडायरेक्टली न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रही है, उसमें स्ट्रेंथ को चेक कैसे किया जाए, उसमें एक्शन पोटेंशियल की स्ट्रेंथ को मेजर कैसे किया जाए, उसके लिए जो कर्व यूज होती है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। अब समझ आ रही? मैं ये कर्व की बात कहां से शुरू की? मैंने एमएस का नाम पहले लिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैंने आपको इसलिए बताया कि कई डिजीजेस में न्यूरॉन्स के एक्शन पोटेंशियल ओवरऑल काम कैसे कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए जो कर्व ड्रॉ की जाती है उसको क्या कहते हैं? यहां तक अभी तक नॉर्मल बात कर रहे थे हम, आपको मैं क्लियर कर दूं, मैंने कहीं डिजीज की बात की अभी तक? हम नॉर्मल बात, ये डिजीज की बात। मतलब आप मुझसे अगर ये क्वेश्चन करो हम ये कर्व की बात हमने क्यों कर रहे हैं, ये डिजीज के लिए होती है। इधर देखो, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है ना, एक्स एक्सिस ड्यूरेशन, वाई एक्सिस स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ये नॉर्मली ऐसे होती है कर्व।
क्या इस कर्व को देख के क्या समझ आ रहा है? ड्यूरेशन इस तरफ जा रही है, स्ट्रेंथ इस तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि जितनी जल्दी, ड्यूरेशन का मतलब जितनी जल्दी, अगर फाइनाइट, अगर कोई लिमिटेड टाइम ऑप्शन है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ाते चले जाओगे, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस क्या होती चली जाएगी? वीक होती चली जाएगी। आप एक पानी का गिलास कितनी देर तक उठा सकते हो, और अगर ऑब्जेक्ट आप भारी करते चले जाओगे कितनी देर तक, लिमिट आ जाएगी। जितनी देर बढ़ाते जाओगे स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस क्या होती चली जाएगी? वीक होती चली जाएगी। यहां पे मैंने दो टर्म्स आपको बतानी है जो इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली आपके इससे वाइब्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इनके नाम लिख देता हूं यहां पे। रियो बेस, क्रोनेक्सी, ये दो टर्म्स एब्जॉर्ब कर लो। क्या टर्म्स के नाम है? रियो बेस और क्रोनेक्सी। अच्छा सुन लो, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। रियो बेस है वाई एक्सिस पे, क्रोनेक्सी है एक्स एक्सिस पे। क्या मतलब हुआ? तो रियो बेस क्या हुआ? स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। क्रोनेक्सी क्या हुआ? ड्यूरेशन ऑफ दैट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हुआ। पहले तो ये क्लियर कर लो, ये बोलते हुए यहां ही गड़बड़ नहीं करते। मैं भी समझाता हूं, इसकी डेफिनेशन पूरी बताता हूं, लेकिन पहले हम आसान बात कर लें, फिर हम उसकी तरफ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। सो रियो बेस इज व्हाट? बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। पहले मैं रियो बेस ड्रॉ कर रहा हूं। चलो पहले मैं ड्रॉ करता हूं, हो सकता है डेफिनेशन आप लोग ही मुझे बता दो इसकी। यहां रियो बेस लिखूं एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस। रियो बेस, the minimum strength of stimulus required to generate the action potential in a given duration of time. Minimum strength जिससे क्या जनरेट हो जाता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है फॉर अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा ये देखो, वैसे ये तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा? टाइम, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, ये तो क्या हो रहा है सारा? ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, ये इसके ऐसे ही रहने वाला है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन इनफिनिट टाइम, कि टाइम को इंडिपेंडेंट ही कर दिया कि कितना मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये मैं ग्राफ इससे नीचे क्यों लेकर आया? क्योंकि लाइन नीचे इतनी ही है, इससे नीचे लाइन नहीं है, तो रियो बेस इससे नीचे नहीं आ सकता। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रियो बेस। तो रियो बेस को कहां से शुरू करोगे? रियो बेस इज मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, बस ये नहीं भूलना। और वाई एक्सिस पे बोल दिया ताकि याद रह जाए, कभी भूल भी जाओ तो आ जाए कि एक्स था वाई था, तो आपको याद आ जाए कि कहां पे था। अब इधर देखना गौर से, मैं क्रोनेक्सी की बताने लगा हूं आपको। जी, व्हाट इज क्रोनेक्सी? बोलो। The minimum amount of time, वो था minimum amount of strength of stimulus। ये क्या आ गया? minimum amount of time required to generate the current up to 2 into रियो बेस। कितनी स्ट्रेंथ का करंट जनरेट करना है? 2 into रियो बेस। कि रियो बेस की वैल्यू को डबल अगर कर दें तो वो रिक्वायर्ड करने के लिए जितना टाइम चाहिए उस टाइम को क्या कहते हैं? क्रोनेक्सी कहते हैं। मैं कर देता। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल अप टिल कितना होना चाहिए? स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए स्टिमुलस की? 2 into रियो बेस कह लो, ये डबल द अमाउंट ऑफ रियो बेस, डबल द स्ट्रेंथ ऑफ रियो बेस। इसको क्या कहते हैं? क्रोनेक्सी कहते हैं। तो आप अगर रियो बेस बोलोगे तो आप शुरू करोगे मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, अगर आप क्रोनेक्सी शुरू करोगे मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसको ऐसे ही हाईलाइट करोगे जैसे मैंने आपको करके दी। ये दोनों चीजें हमें क्या बताती है? मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने बात क्यों शुरू की थी इसकी? इधर देखो, क्यों शुरू की थी? तो इसका मतलब है ये हमें यही बताती हैं कि डिजीज के दौरान स्ट्रेंथ कितनी है। डिजीज के दौरान वो टाइम पीरियड को क्या हुआ?
एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के और डिजीज के दौरान स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कितना इफेक्ट हो गया, ये दोनों चीजें हमें इसके बारे में बताती हैं। तो मैंने आपको इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बताई, मैंने आपको ग्राफ में ड्रॉ करके भी बताया और मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस भी बताई। वैसे इस कर्व का क्या नाम है? स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। इसका मतलब है क्रोनेक्सी एंड रियो बेस आर शोड ऑन विच कर्व? स्ट्रेंथ ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल की कर्व भी नहीं दिखाते हैं, एक्शन पोटेंशियल की कर्व डिफरेंट है, इसको स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व पे दिखाते हैं कि स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, और ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू रिक्वायर्ड टू जनरेट व्हाटएवर द एक्शन पोटेंशियल फॉर दैट रिक्वायर्ड स्टिमुलस। और मैंने आपको स्टार्ट में ग्राफ की लाइन आपको बता रही है कि किसका किससे क्या रिलेशन चल रहा है, किसका किससे कितना रिलेशन चल रहा है। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, नॉन इन्वेसिव मेथड है ऑलमोस्ट, कि किसी भी पेशेंट में कोई बहुत ज्यादा नीडल्स लगाने की जरूरत नहीं है, शायद ये आराम से मैयर किया जा सकता है। 3 पार्ट्स हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी का दूसरा नाम सोमा, और ये कौन सा पार्ट हो गया? एक्सॉन। अब मुझे बताओ क्या डायरेक्शन, हम ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6, डायरेक्शन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है तो वैसे नॉर्मली एक, आपको पता है कि न्यूरॉन का और बाकी किसी भी ह्यूमन सेल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन। हमारा कोई सेल ना डायरेक्शन नहीं होती, हम कभी नहीं बता सकते सेल को देख के उसकी राइट साइड है उसकी लेफ्ट साइड है, ये सेल को देख के कभी नहीं आप बता सकते। कोई भी ह्यूमन सेल ले लो, स्किन सेल ले लो, लिवर सेल ले लो, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता सेल के अंदर। एक सेल होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं, जब भी आप मतलब डायग्राम बनाइए, सेल बना होता है, न्यूक्लियस होता है, कभी नहीं उसमें होता राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, ये तो कभी साइड से होती कोई नहीं। लेकिन न्यूरॉन एक ऐसा सेल है कि जिसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ती है? उसका काम ऐसा। तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यूजुअली क्या होती है? मतलब कि अगर इस न्यूरॉन के अंदर अगर एक्शन पोटेंशियल आया है तो डेंड्राइट में आएगा, डेंड्राइट से सोमा में जाएगा, सोमा से किसको जाएगा? एक्सॉन में, और एक्सॉन से अगले डेंड्राइट्स को। ये यूजुअल डायरेक्शन है। लेकिन ये डायरेक्शन तब फिट होती है जब किसी और न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल पहुंचा। अब मैं अगर आपको एक चेंज कर रहा हूं, व्हाट इफ यहां पे स्टिमुलस सप्लाई हो, ये तो डाउटफुल हो गया ना? एग्जैक्टली। अगर किसी न्यूरॉन में सेंटर में स्टिमुलस सप्लाई हो जाए, सोमा के अंदर या एक्सॉन के अंदर, तो फिर कोई रूल नहीं है कि किसी एक तरफ जाएगा, फिर दोनों डायरेक्शन में जा सकता है एक्शन पोटेंशियल। क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की डायरेक्शन का मतलब क्या? सोडियम चैनल ओपनिंग। तो वो इस तरफ के भी खुलेंगे, इस तरफ के भी खुलेंगे, क्यों नहीं ओपन होंगे? बिल्कुल ओपन होंगे, दोनों साइड्स के ओपन होंगे। हाँ, इस केस के अंदर अब 2 टर्म्स बोलने लगा हूं। इस केस के अंदर जब एक न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन के अंदर कहीं से स्टिमुलस आ जाए, इस केस के अंदर अगर तो नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ जाएगा, नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ जाएगा, इसको कहते हैं ऑर्थोड्रोमिक। क्या टर्म यूज होती है? ऑर्थोड्रोमिक। और अगर नॉर्मल से ऑपोजिट की तरफ जाएगा, इसको कहते हैं एंटीड्रोमिक। बस ये नाम याद रखें। व्हाट इज ऑर्थोड्रोमिक? पहली बात इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्थो और एंटीड्रोमिक के वर्ड कब यूज करने हैं? सिर्फ इस केस। अगर एक न्यूरॉन से दूसरे में जा रहा है तो उसमें तो सिर्फ क्या होगा? उसमें तो ऑर्थोड्रोमिक होगा, एंटी का तो कांसेप्ट ही नहीं बना। उसमें तो हर न्यूरॉन से डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एंड गोज ऑन तब तक पहुंचता नहीं, एंड तक रिसेप्ट अपने इफेक्टर तक नहीं जाते। लेकिन अगर किसी, ये तब ऑर्थोड्रोमिक और एंटीड्रोमिक का वर्ड यूज करते हैं जब किसी न्यूरॉन के अंदर कहीं सेंटर में स्टिमुलस सप्लाई हो जाए। और हो सकता है, ये कोई ऐसा रूल नहीं, बिल्कुल हो सकता है, कहीं भी सेंटर में कहीं भी अप्लाई हो सकता है, उसको कहते हैं। इस पार्ट का नाम पता है आप लोगों को? सिर्फ इस पार्ट का नाम है, मैं लेबल कर रहा हूं। इधर तरह गौर से मेरी तरफ देखो। द पार्ट ऑफ सेल बॉडी from where the axon is originating is called as, बल्कि नीचे बड़ा करके लिख देता हूं, axon hillock। What is axon hillock? Part of cell body. Axon hillock is not part of axon. It is part of cell body from where the axon is originating. खैर, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। आपको पता है इसकी एक बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, ये इस डायरेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखना जरा। एक्सॉन हिलोक वो पार्ट है
जिसमें नंबर ऑफ चैनल पूरे सोमा के कंपैरिजन मैक्सिमम होते हैं। नंबर ऑफ चैनल्स, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स। अगर आपने सोमा में कोई ऐसी जगह ढूंढनी है ना जहां पे नंबर ऑफ चैनल ज्यादा हो, तो वो आपको कौन सी जगह मिलेगी? एक्सॉन हिल। तो अब मुझे बताओ, इधर देखो, अब मुझे बताओ, अगर यहां पे स्टिमुलस सप्लाई हुआ है तो आप मुझसे लॉजिक करो, सर इधर ही जाना चाहिए ना, डायरेक्शन तो ये बनती है, इधर क्यों आ रहा है एक्सॉन हिल? क्योंकि नंबर ऑफ चैनल बहुत ज्यादा है, जगह थोड़ी सी है, कंसंट्रेटेड छोटा सा स्पॉट है, लेकिन नंबर ऑफ चैनल ये अल्लाह ने बहुत दे। तो इसकी वजह से चांसेस क्या होते हैं कि इस तरफ भी आ सकते हैं। एक्सॉन हिलो की इंपॉर्टेंस समझ आ गई? एक्सॉन हिल इज द पार्ट ऑफ सोमा फ्रॉम वेयर द एक्सॉन इज ओरिजिनेटिंग। ये तो इसकी डेफिनेशन। इसकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज द एरिया इन सोमा व्हिच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स, व्हिच इज सोडियम एंड वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जो एक्शन पोटेंशियल में जरूरी। व्हाट इज ऑर्थोड्रोमिक? The flow, the direction of action potential normal towards the synapse. ऐसे बोल सकता हूं कि नहीं ऑर्थोड्रोमिक को? Towards synapse and away from synapse is एंटीड्रोमिक। गाड़ी खराब होती है तो क्या करते हैं? स्टार्ट नहीं हो रही, बड़ा कॉमन आपने देखा होगा घरों में, क्या कर रहे होते हैं? धक्का लगा। तो क्या चांसेस है गाड़ी के स्टार्ट होने के कि कितने लोग धक्का लगाएं? जितने ज्यादा हो सके उतना बेहतर है। इधर देखना जरा एक मिनट, ये सिर्फ मैं एक साइनेप्स बना रहा हूं रफ से समझाने के लिए। ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड, और ये क्या आ जाएंगे? डेंड्राइट। एक एक्शन पोटेंशियल के रास्ते में क्या ये रूल है कि दोनों न्यूरॉन एक जैसे हों? ये तो कोई रूल नहीं। हो सकता है ये न्यूरॉन जरा थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये न्यूरॉन जरा वीक सा न्यूरॉन। अब जरा गौर से देखना, व्हाट इफ ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है यहां से और इसमें पहुंचा है, इसमें पहुंच के इसका थ्रेशोल्ड जरा शायद थोड़ा सा ज्यादा था, ये शायद किसी नर्व या किसी और तरफ लेके जा रहा था। तो व्हाट इफ यहां पहुंच तो गया है लेकिन यहां पे अगला एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। सो व्हाट इज नीडेड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल इज इन नेक्स्ट न्यूरॉन। एक से ज्यादा न्यूरॉन चाहिए इस भाईजान को हिलाने के लिए। वो जो गाड़ी के धक्के की एग्जांपल यहां पे मैं फिट कर, इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं समेशन, सम अप। अब समझ रहे हो आपको सम अप का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कि अगले न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए प्रीवियस न्यूरॉन का अकेला एक्शन पोटेंशियल कभी कभी काफी नहीं पड़ता। उस केस में क्या चाहिए? मैनी न्यूरॉन्स should simultaneously come and bring the action potential to the next one so that it can have action potential. सर अगर एक ही न्यूरॉन में स्टिमुलस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो कुछ नहीं हो सकता, अकेला कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, वो भी आता हूं, उस तरफ आता हूं मैं भी, इसकी टाइप्स पे आता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है। इधर देखें गौर से, समेशन की दो टाइप्स, स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन। समेशन की दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? स्पेशियल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन। स्पेशियल समेशन मैंने ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, ये देखो क्या मतलब है। अ सिंगल नेक्स्ट न्यूरॉन एंड मेनी प्री न्यूरॉन्स। साइनैप्स के बाद वाला, द पोस्ट साइनैप्टिक इज सिंगल, प्री साइनैप्टिक आर मोर देन वन। ये कौन सी समेशन हुई? स्पेशल समेशन। सब ने देखो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, एक ही सेकंड, फॉर एग्जांपल अभी टाइम ले लेते हैं, इट्स 11:55। 11:55 पे एक ही सेकंड के ऊपर 10 न्यूरॉन ने इकट्ठा एक्शन पोटेंशियल भेजा एक पोस्ट को, पोस्ट सिनेप्टिक को, और उसने वो एक्शन पोटेंशियल लेके क्या कर दिया? अपने आप को एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। ठीक हो गई? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं समेशन में क्या कॉमन है? टाइम एक ही है, लेकिन बहुत सारे प्री न्यूरॉन है। टेम्पोरल में यही फर्क है। टेम्पोरल समेशन क्या समेशन हुई?
पहले इधर देखो गौर से, एक ही प्री एक ही पोस्ट, लेकिन फर्क क्या, अभी जैसे आपने कहा था पहली दफा एक स्टिमुलस स्ट्रेंथ आई, अगली दफा फिर एक आ गया, अगली दफा वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। सो इसमें टाइम सेम नहीं है, 11:55 पे एक आया, 11:56 पे, 11:57 पे, 11:50 सेकंड का फर्क करते जाए, और होते होते पोस्ट के ऊपर इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया कि आखिरकार उसने क्या कर दिया, एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया। तो दोनों केसेस में समेशन हुई कि नहीं? दोनों में हुई। इसमें एक ही टाइम में, और इसके अंदर क्या, ये वही वाली बात है, गाड़ी के धक्के में अगर टेम्पोरल फिट करना हो तो कैसे फिट होगा? पहले कुछ खाया पिया, थोड़ी सी गाड़ी, फिर लाओ जी और ले आओ, जूस लेकर आओ, और पिया, और स्ट्रेंथ बढ़ाता जा रहा है आस्ते आस्ते। वो बेचारा जिसकी गाड़ी है उसका खर्चा सारा इधर ही हो गया, ये इसको खिलाओ पिलाओ पहले तभी गाड़ी का धक्का लगे। अब बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ एक फनी एग्जांपल में कि स्पेशियल समेशन और टेम्पोरल समेशन में फर्क किसका है? टाइम का। स्पेशियल समेशन में सबकी सब समेशन एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में हो रही, टेम्पोरल है, टेम्पोरल को एक और नाम देते हैं स्टेप लैडर, कि आप जैसे सीढ़ी अगली सीढ़ी पे चढ़ते जाते हैं आप मंजिल के करीब जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहला फिर अगला वो स्ट्रेंथ हाई होती जा रही है, किसके करीब जा रही है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के करीब जा रही है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? समेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। एडेप्टेशन में बेटी यही है कि जैसे जब हम प्रेस करके शर्ट पहनते हैं, अपनी कपड़े पहनते हैं प्रेस करके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने अभी भी प्रेस किए हैं और अभी पहने हैं, तो फौरी तौर पे हमें क्लॉथ के फैब्रिक की वार्मथ फील होती है, इजंट इट? हमें फील हो रहा होता है गर्म है यार, कपड़ा गर्म है, हमें फील हो रहा है। लेकिन व्हाट हैपेंस विद सम टाइम? वी डू नॉट फील इट। इवन वी आर नॉट फीलिंग द कॉन्टिन्यूअस फीलिंग ऑफ हैविंग द क्लॉथ ऑन। इट इज अ ब्लेसिंग बाय अल्लाह जल्ला शान कि हमें इसकी कॉन्टिन्यू, ग्लासेस लगाई हुई आप में से कुछ लोगों ने स्टार्ट में लगाते हैं, शायद चुभेगी वट एवर जो भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ द डे आपको वो फीलिंग आनी खत्म हो जाती है कि आपने ग्लासेस लगाई हुई, वॉच लगाई हुई है, वट एवर हम वेरी कर रहे हैं, स्टार्ट में फील होगा, उसके बाद फील होना खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? एडेप्टेशन। अब सुनो मेरी तरफ आओ, ये मैंने आपको एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट दिया। एक्शन पोटेंशियल में एडेप्टेशन क्या चीज है? एक्शन पोटेंशियल में एडेप्टेशन ये है, गौर से सुनना है। एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट एक्शन पोटेंशियल में एक बात जरूर बतानी है, विद सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, तो एडेप्टेशन आएगी। अगर स्टिमुलेंट की स्ट्रेंथ वेरी करते जाओगे तो एडेप्टेशन कभी नहीं होगी। मैं समझाता हूं, मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ देखो, इधर देखो। व्हाट इफ खुदा ना खास्ता आपके कपड़े गीले हो जाए, जब तक नहीं सूखते आपको उसकी प्रॉब्लम फील होती रहती है। इसका मतलब है कि वो जो कपड़े के टच करने का आपकी बॉडी पे स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस था, वो गीला होने से क्या हो गया? चेंज। जब तक आपने वो नॉर्मल कपड़ा उसी ओरिएंटेशन में पहना है सुबह से, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, वो एक ही स्टिमुलस से टच कर रहा है आपकी स्किन को, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी क्या हो गई है? अडेप्ट हो गई। अब अगली बात सुनो, जब स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस सेम रहता है तो चैनल रिस्पॉन्ड करना डाउन हो जाता है। अगर एक ही स्टिमुलस की स्ट्रेंथ से आप टच करते रहेंगे न्यूरॉन को, तो ओपनिंग ऑफ द एक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम वो मजीद नहीं हो। एक्टिवेशन गेट इनिशियल को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन आपने वही दे रहे हैं, एक ही स्ट्रेंथ, वो आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड करना खत्म हो जाए, एडेप्ट कर जाता है। मैंने आपको फिजियोलॉजी भी बिहाइंड बताई कि एडेप्टेशन का चैनल से ताल्लुक है, लेकिन एडेप्टेशन का उससे भी पहले कॉन्सेप्ट क्या है? स्टिमुलस ऑफ सेम स्ट्रेंथ। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। एक दफा स्टिमुलस दिया 8 मिली वोल्ट का, एक दफा दिया 9 का, एक दफा दिया 10 का, 11 का, 12 का, 7 का, 6 का, वेरी कर रहे हो, हर दफा एक्टिवेशन गेट उसी तरह खुलेंगे। अब प्रोवाइडेड डेट के थ्रेशोल्ड से ऊपर आए, थ्रेशोल्ड से ऊपर आना जरूरी है, लेकिन खुलेंगे जरूर। लेकिन हर दफा 8 मिली वोल्ट्स, 8 मिली वोल्ट्स, 8 मिली वोल्ट्स, तो फाइनल क्या हो जाएगा? जाके वो अडेप्ट कर जाए, उसके साथ आ जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बेटी इधर बेहतर फोकस कर लो कि हमारे न्यूरॉन्स फटीग नहीं करते बहुत जल्दी। एक न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, एक न्यूरॉन ओवरऑल हम फटीग करता है हमारा नर्वस सिस्टम, लेकिन एक न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल फटीग नहीं करता। क्यों बेटे? समझो, इधर मेरी तरफ देखो। क्योंकि जब पहले सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, फिर पोटेशियम खुलेंगे, पाएगा सोडियम पोटेशियम एटीपेज उनको दोबारा पहले जैसा कर देगा, तो फटीग होने की कहां से बात है?
हाँ, फटीग कब हो सकती है एक्शन पोटेंशियल में? जब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड में आना शुरू हो जाए करंट। जब रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड से दोबारा एक्शन, हाँ, फिर पुरानी जैसी कंडीशन आने में टाइम लगेगा, फिर फटीग आ सकती है। तो इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल फॉलो हो रहा है तो कभी भी फटीग नहीं आएगी। और उसकी चैनल में लॉजिक क्या है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज पे होता है एक्शन पोटेंशियल के एंड पे दोबारा वैसे हो जाता है, तो फटीग आने का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो हमारे एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर फटीग नहीं होती। एंड फाइनली सॉल्टेटरी कंडक्शन, पीपल नो दैट, आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है। किस में आती है सॉल्टेटरी कंडक्शन? जहां पे माइलिनेशन है, जहां भी है, चाहे वो सेंट्रल में चाहे पेरिफेरल। और किन जगहों पे आती है उसका नाम क्या है? नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। अच्छा, आपको पता है इनमें फर्क कितना है नंबर ऑफ चैनल का? इधर देखना जरा, इधर देखो, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। मैं आपको नंबर ऑफ चैनल का फर्क बता रहा हूं। डेंड्राइट पे होते हैं 20 to 100 सोडियम चैनल्स, सेल बॉडी पे आ जाते हैं 100 to 500। जो नोड्स ऑफ रेनवियर वाली जगह होती है ना, वहां पे है 1000 से लेके 20,000 द नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उस नोड्स पे कितना स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता होगा। क्योंकि बेटा और जरूरत क्यों है? क्योंकि उन्होंने नीचे पूरे न्यूरॉन में फैलाना है, तो इसलिए वो आम एक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट होता है, जो लेके इसको आगे एक्सटेंड करके लेके जाता है। ये मैं आपको इसमें सिर्फ फर्क बता रहा हूं कि सॉल्टेटरी कंडक्शन और आम कंडक्शन जो चल रही होती है उसमें थोड़ा सा फर्क है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन वो जंपिंग रही होती है, फास्ट हो रही होती है, लेकिन वो उसके नीचे नंबर ऑफ चैनल, देखो ना लॉजिक भी बनती है। अब पूरी मेम्ब्रेन तो कवर है माइलिन शीट से, तो जो जगह दरमियान में रह गई है वो सारे चैनल इकट्ठे होकर अल्लाह ने उसी जगह पे रखे हैं। इसलिए क्या मैं ये कह सकता हूं देयर इज कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल इन नोड्स ऑफ रेनवियर? यस, देयर इज। सर ये वैल्यू कितना? ये बेटे 20 to 100 होते हैं डेंड्राइट्स के अंदर, करीबन 100 to 500 होते हैं सेल बॉडी सोमा के अंदर, एक्सॉन के अंदर भी सेम है। लेकिन जब ये नोड्स ऑफ रेनवियर की जगह आ जाती है वहां पे 1000 तो मिनिमम है, यहां से शुरू हो रहा है, इट गोज बियॉन्ड, बहुत ज्यादा चलता है। दैट्स ऑल अबाउट योर प्रॉपर्टी ऑफ एक्शन पोटेंशियल। थैंक यू।